गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। एसबीआई कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जुड़ेंगे और इसके अलावा सुमित के पास जाएंगे। हमारी खास सेगमेंट स्टॉक का श्रीराम कनेक्शन, उस पर एक बातचीत होगी और एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जो अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे मेट्रो ब्रांड्स के सीएफओ कौशल पारेख और मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर बातचीत करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ के सीआईओ महेश पाटिल से। एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं। मार्केट अभी भी करीब करीब डे हाई पर, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। निफ्टी करीब करीब 180 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में करीब करीब 400 पॉइंट की रैली। मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार मोमेंटम, करीब 6:1 का एडवांस डिक्लाइन। आज का स्टॉक ऑफ द डे, कल वाला ही स्टॉक ऑफ द डे, ओरेकल 9% ऊपर, अब इस समय 7100 क्रॉस करता हुआ। इस समय आरती इंडस्ट्रीज में 7% की बड़ी रैली, इंडिया मार्ट में 6% की रैली, मनप्पुरम, बिरला सॉफ्ट, आईईएक्स, बीएचईएल, टाइटन, आईआरसीटीसी, टेक महिंद्रा, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं, मतलब क्योंकि कल डीआईएस की भी करीब 6000 करोड़ रुपए की बैंक थी, कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशन विजिबल है। एचडीएफसी बैंक का डाउट आईसीआईसीआई बैंक को बेनिफिट देता है इस वक्त। हाँ, और इवन एचडीएफसी बैंक ने भी एक्चुअली थोड़ी सी अब लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। रहेंगे ये क्रॉस कॉम्बिनेशन तो रहेंगे। और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ने थोड़ा सा एक अजम्पशन निकाला है कि ये मैक्रो इशू नहीं था। एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स थे, मैक्रो इशू नहीं था। बाकी के बैंक्स जो हैं वो शायद उतना प्रेशर ना डिलीवर करें। लेकिन अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए मैं ना एक आध दिन के मूव से स्वे होने वालों में से नहीं हूँ। ये नहीं है कि बस आज वापस पूरी की पूरी तेजी हो गई। यही अगर कल आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने खराब नंबर दे दिए तो आपकी बैंक निफ्टी में फिर पिटाई होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और मैं तो हर बैंक निफ्टी की रैली को अभी भी सस्पेक्ट मानूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर एक आध दिन की रैली मिस भी हो जाए तो, क्योंकि मार्केट में अभी भी मुझे लग रहा है कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है बैंक निफ्टी को लेकर, उसको आने में अभी भी टाइम है। ओके, चलिए तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे डिस्कशन था। इस बीच मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमोल अठावले हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अमोल, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त? जी नमस्ते। मुझे एक एल&टी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 3635 के आसपास है, मोमेंटम पिक है और टारगेट मुझे लग रहा है 3780 तक ये जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3580 का। एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन उसमें हुआ है और जो टेक्सचर है वो बता रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सेकंड, मुझे एक एबी कैपिटल अच्छा लग रहा है, 176 के आसपास है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है ये 188 और 190 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 171। एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन में है और नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है स्टॉक अभी। सो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे हैं। हम ये आदित्य बिरला कैपिटल, एबीसी। मानस के पास चलते हैं अब। मानस, आपकी दो पिक्स इस समय की? जी, तो देखिए दो पिक में दोनों बाय रिकमेंडेशन है। पहले तो बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो एक्सिस बैंक में करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे 1110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1155 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक में। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो इंडियन होटल्स का है, जहां पर स्टॉक ने कल करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली। इंट्राडे चार्ट पे आज 470 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 468 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 486 तक के भाव आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गए मानस के दो ट्रेड्स। सब चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज? वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा कैंपिनो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बेस बनी हुई है और अभी पिकअप हो रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस मेरा होगा 775, 775 स्पॉट। टारगेट होगा 810 से लेके 815, 815। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के बाद बाहर आने की कोशिश कर रहा है एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2890, 2890, 2900 के जस्ट नीचे। और मेरा टारगेट होगा 3000 से लेके 3025, 3025 तक। लेकर आइए चार्ट भारती एयरटेल का वीरू। और ये एक ऐसा स्टॉक जिस पर मैं काफ़ी टाइम से बुलिश रहा था। काफ़ी इस स्टॉक ने शुरू में तंग किया था लोगों को, लेकिन एक बार इसने 600 क्रॉस किया था, उसके बाद से वन वे रैली रही और अब देखिए लगातार ये स्टॉक न्यू हाई लगा रहा है। इसका एक साल का चार्ट लेकर आइए, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल चार्ट इसका आपको दिखाई देगा। ये देखिए 12 महीने का चार्ट, कंसिस्टेंस एकदम, कहीं भी ले लिया आपने
किसी भी लेवल पे ले लिया, तेज़ी में ले लिया, मंदी में ले लिया, फ्लैट मार्केट में ले लिया, कहीं भी ले लिया, कैश के थ्रू लिया, फ्यूचर्स के थ्रू लिया, ऑप्शंस के थ्रू लिया, कैसे भी लिया, पैसा बनाए यहाँ पर। और एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हाँ, अब मार्केट फाइनली उस थीसिस को रिवॉर्ड कर रहा है जो थीसिस मेरा रहा है पिछले 2 साल से, कि इस देश में अब आपकी एक डियोपोली है टेलीकॉम में, एक भारती और एक जियो। और डियोपोली में दोनों कंपनियां पैसा बनाती हैं, और डियोपोली में एक पॉइंट के बाद आकर दोनों कंपनियों को ये लगता है कि बस अब हो गया जो होना था, अब यहाँ से अपने प्रॉफिट पर फोकस करो, अपने मार्जिन पर फोकस आज करो। से 3 साल पहले जो आपका 3 महीने का पैकेज था ना अनुज, वो डबल हो चुका है। Exactly. बट वो भी खल नहीं रहा है। वो खलता नहीं ना, वही तो अभी क्या है, ग्रेजुअली आपके ब्लड में आ गया DNA। वही ना। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे कोई एक 60 रुपए का पैकेज 70 रुपए कर दिया, अब कहने को वो 10 रुपए, लेकिन मार्जिन पे वो सीधा 12% का इम्पैक्ट डालता है। वो ऐसे ही 70 का 80, 80 का 90, 10-10 रुपए इंक्रीमेंटल बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता। मैं अपने लास्ट ठीक है ना? रिचार्ज में ना मैं यही सोच रहा था, मैं आज से 3 साल पहले ये क्या था, तो आप देखिए डबल हो गया। बिल्कुल। पर वो खल नहीं रहा है, फिर भी वो अब वो सिंक हो गया है। भारतीय एयरटेल आपके स्क्रीन पे और एक फाइनेंशियल सब करीब 7.5% ऊपर, निफ्टी करीब 216413 पर। एक बार जरा एक स्टॉक और रखिएगा, मतलब जो अच्छा मूव दे रहा है, जरा सिंजन रखेंगे डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे। सिंजन मेरे स्क्रीन पे अभी बार बार अपीयर होता है 694 पे। ये करीब डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, ये अपना वो जो नवंबर 23 उसके बाद 19 दिसंबर 2023, ये 3 लोस को ऑलमोस्ट, अगर आप देखें, मैं इसकी जो पुट ऑप्शन देख रहा हूँ सारी की सारी डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए। और एक डिक्सन आज का और एक्सीडेंट है, ये भी बैकफुट पर आके ट्रेड करता हुआ। डिक्सन अभी भी इस वक्त 50 डे मार्क नीचे ट्रेड करता हुआ, और इंडसइंड बैंक एट 1579। अच्छा, इंडसइंड बैंक पे हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, बट इंडसइंड बैंक अब 36 रुपये नीचे आ गया। ये देखिए, ये मार्केट की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडसइंड बैंक नहीं चला, लेकिन बाकी सारे बैंक्स चल गए। तो एटलीस्ट इसका एक कंट्रीब्यूशन तो है, खुद ना चलाओ लेकिन बैंक निफ्टी चला दिया इसने। ये चीज़ समझ लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। खुद ना चला लेकिन एटलीस्ट बैंक निफ्टी चला दिया। चल खैर, एनीवे, अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं हम राम मंदिर की। रामलला की मूर्ति अब पहुंच चुकी है गर्भगृह में, और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। सोमवार को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भक्तों को राम जी का प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन जिस दोना पत्तल में प्रसाद मिलेगा वो खास क्यों है, ये बताने के लिए हम सुमित के पास जाएंगे। सदी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव सीएनबीसी आवाज में चल रहा है स्वागत महोत्सव। अयोध्या सज धज कर है तैयार, अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। देश में रामोत्सव की धूम, शेयर बाजार में भी श्री राम की धुन। देखिए राम उत्सव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। जय सिया राम। ओके, तो सुमित गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खास है उसमें। तो लगातार 2 हफ्ते से हम अलग अलग कंपनियों की बातचीत कर रहे हैं, और आज इसी श्रृंखला में एक और कंपनी लेकर आए हैं जिसमें आप नज़र बना के रख सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, निवेश की राय नहीं है, लेकिन हाँ, एक नज़र बना के आप इस पर रख सकते हैं। कंपनी का नाम है पैक्का लिमिटेड। दरअसल पहले यश पेपर, फिर यश पैक्का, और अब खाली पैक्का लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। कंपनी पेपर और पैकेजिंग के कामकाज के अंदर अग्रणी कंपनी है। ये अयोध्या बेस्ड ही कंपनी है। तो पहली चीज़ तो अयोध्या के अंदर कंपनी का एक बड़ा प्लांट है जिसमें इन्होंने अपनी नई कैपेसिटीज़ को ऐड किया है, और कंपनी का मानना है कि इस कैपेसिटी के एडिशन से भी कंपनी को आने वाले समय में $25 करोड़ के आसपास का एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कंपनी बेसिकली पैकेजिंग कामकाज के अंदर है, और जितना भी इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, जितना भी इको फ्रेंडली पत्तल आप वहाँ देखेंगे, वो सब इसी कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनका एक चक के नाम से प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली अयोध्या में एक बड़ा टाइप होता हुआ दिखाई पड़ा है, और अयोध्या अथॉरिटीज़ की तरफ से टाइप हुआ है। सो ये कंपनी के लिए एक अच्छे रेवेन्यू स्ट्रीम गोइंग फॉरवर्ड खोलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये जो भी प्रसाद आप वहाँ पर पाएंगे, वो प्रसाद इसी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ आ चुका है। इसके अलावा कंपनी शुगर केन पल्प से अपने जो प्रोडक्ट है वो बनाती है, बगैसी बेसिकली इसे बोलते हैं, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। और कंपनी को अयोध्या जो इनका प्लांट है वहाँ से करीब $25 करोड़ के आसपास के एक टर्नओवर की कैपेसिटीज़ गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ेगी। ये रिसेंटली जब से ऑर्डर की खबर आई है तब से स्टॉक के अंदर एक ज़ोरदार तेज़ी आई है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों के अंदर ही ये शेयर करीब 40% के आसपास का एक बड़ा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। रफली 22 से 23 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज उतना महंगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अपर साइड पर आ चुका है, और 40% की एक बढ़िया तेजी इसने हाल फिलहाल में दिखाई भी है। कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डील करती है, जिसके अंदर फूड कैरी प्रोडक्ट्स, फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और फूड सर्विसेज, ये 3 तरह की पैकेजिंग को कंपनी प्रोवाइड कराती है। कौन कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसके अंदर आपको
एयर इंडिया मिलेगा, मतलब इस अयोध्या की डील के अलावा अगर कुछ और कंपनी के बड़े क्लाइंट्स की बात की जाए तो एयर इंडिया शामिल है, IRCTC शामिल है, हल्दीराम शामिल है, PVR, विस्तारा, LIC, बीकानेर वाला, कैफे कॉफी डे, ये सब उसकी कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है। तो इन क्लाइंट्स के साथ साथ कंपनी इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे भी कामकाज कर रही है। और फिर से ये कोई निवेश की राय नहीं है, एक कंपनी जो कि इस पूरे इवेंट से अटैच्ड है वो आपके सामने रखी गई है। शुक्रिया सुमित। अयोध्या का राम मंदिर का सरोकार बाजार से आज एस्टेब्लिश करने के लिए अनुज, वो घड़ी नज़दीक खड़ी है। अब 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। हाँ। ये कहना गलत ना होगा कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा ये समारोह है ना। बिल्कुल 100%। मेरे ख्याल से एक सिविलाइजेशन मोमेंट है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की श्रद्धा जुड़ी है ऑब्वियसली, तो बिल्कुल बहुत बड़ा इवेंट है और इसीलिए उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। मतलब भले ही लोग कहेंगे कि आप बिजनेस चैनल हैं, आप क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के साथ जुड़ा है और सबके साथ जुड़ा है ये, इसके लिए इसको हमने इतनी ऑब्वियसली फोकस में रखा है। और अब एग्जैक्टली 3 दिन 2 घंटे क्या तैयारी अनुज वहाँ की? वीरू, तैयारी तो यही है कि मंडे का शो वहाँ से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। इशू क्या होगा कि वहाँ पर मंडे को बहुत अफरा तफरी, मतलब इन अ सेंस जन सैलाब होगा, अफरा तफरी जन सैलाब। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि मंडे वहाँ से शो किया जाए। तो मैं जा रहा हूँ ऑब्वियसली वीकेंड पर। ये कोई कारण है कि मैं कल नहीं होऊंगा, तो मैं मंडे को फिर अयोध्या से जुड़ूंगा और ट्यूसडे को भी मैं वहीं से रहूँगा, फिर वेडनेसडे को वापस मुंबई जाऊँगा। जी चलिए, अब एक काम करते हैं और डॉक्टर साहब आगे बढ़े। अब एक काम करते हैं, मेट्रो ब्रांड्स नंबर्स आए थे और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है और मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO श्री कौशल पारेख साहब जुड़ चुके हैं। कौशल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार जरा इंट्रोडे चार्ट लेके आएंगे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा क्या मान रहे हैं जो ये इस बार के नंबर्स हैं, ये बेस इफेक्ट के चलते थोड़ा सा आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं या फिर हमको, या फिर अब फुल ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या है? अगर मैं इस क्वार्टर को थोड़ा सा पीछे छोड़ दूं, 4th क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है सर? वीरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने कहा और हमने लास्ट हमारे कमेंट्री में भी ये गाइड किया था कि ये बेसिकली लास्ट ईयर के बहुत हाई बेस इफेक्ट के वजह से सेल्स थोड़ा म्यूटेड फील कर रहा है। हमारे हिसाब से, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, वी डोंट सी दिस एज अ इकोनॉमिक हेडविंड बट जस्ट अ टाइमिंग हेडविंड, बिकॉज लास्ट ईयर के नंबर इतने रोबस्ट थे पोस्ट कोविड ओपनिंग एंड हेंस ये नंबर थोड़े से म्यूटेड लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वी डोंट सी दिस एज एन इकोनॉमिक हेडविंड। अगर आप हमारे प्रोडक्ट मिक्स में देखें तो अबाउट 3000 के प्रोडक्ट में हमने कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता हुआ देखा है, फ्रॉम 44% लास्ट ईयर टू 49% दिस ईयर। सो ब्रॉडली वी फील वी आर ऑन ट्रैक। ये साल पूरा, सिंस वी विल बी लैपिंग अगेंस्ट लास्ट ईयर, सेल्स ब्रॉडली म्यूटेड लगेंगे, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस मेट्रो ब्रांड्स ने अराउंड 18% के सेल्स के अगर डिलीवर किया है, एंड वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि वो नंबर हम काफी लंबे समय तक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा पाएंगे। कौशल जी गुड मॉर्निंग। आपके शूज़ वैसे खैर काफ़ी अच्छे होते हैं, बस थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन खैर ये एक बताइए कि आगे यहाँ से आपका 2 नंबर्स मैं जानना चाहूँगा। एक तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या रहेगी और एक नेट रियलाइजेशन क्या रहेगा? अनुज जी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर हम पब्लिश नहीं करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जस्ट वन इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट जो मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर हम 9 मंथ्स करंट ईयर 9 मंथ्स FY24 का ग्रोथ देखे वर्सेस से प्री कोविड नंबर्स, सो कंपेरेबल है से 9 मंथ्स FY20, वी हैव सीन ग्रोथ ऑफ अराउंड 84%। वही पीरियड में अगर आप हमारा स्टोर ग्रोथ का नंबर हटा दे तो विच इज अराउंड 53-54%, ये दोनों का नंबर का नेट इफेक्ट इज अराउंड 30% ओवर लास्ट 4 years. So broadly it gives you that CAGR of around 6 to 7% on an annualized basis, jo on a long term basis any retailer would look as a sustainable stable same store growth number, which is broadly inflation plus 200 basis point is generally what we target.
इन टर्म्स ऑफ ASPs जैसे आपने बोला, करंटली अगर हम लोग ऑन एन ओवरऑल बेसिस देखें तो हमारे ASPs अराउंड 1600 रुपीज है. It has been, ASP growth over a period has been stable, which is a mix of slight price hike due to inflation and also due to sales mix. We have seen a stable growth of around 3 to 5%. Annualized basis पे 3 to 5% का growth हम देखते हैं आगे वाले सालों में भी. ई कॉमर्स सेल्स कैसा कर रही हैं यहाँ पर, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल मैं क्या मानूँ टोटल रेवेन्यू में ई कॉमर्स सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? और एक और चीज़, फिला इस वक्त कैसा कर रहा है? लास्ट क्वार्टर कैसा गया फिला के लिए? श्योर, दो सवाल हैं वीरेंद्र जी. फर्स्ट, जैसे आपने बोला ई कॉमर्स चैनल, ई कॉमर्स अब आज 9 months में अप्रोक्सीमेटली 10.2% कंट्रीब्यूशन है हमारे सेल्स में. 9 months का ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इट हैज बीन अराउंड 35%. लास्ट क्वार्टर में we just migrated to a new order management system for our warehouse of e-commerce, and hence we saw some teething issues, but still we अगर 9 months पे देखें तो 35% ग्रोथ है. कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बोला अराउंड 10% है. तो we see this as a very strong growth channel for us, and over a period of time we see this contribution steadily rising. We don't believe, हम लोग डिस्काउंट में बिलीव नहीं करते, तो हम डिस्काउंट लेड ग्रोथ पुश नहीं करते. सो ये कंट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चैनल है हमारे लिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका कंट्रीब्यूशन स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा. वी एक्सपेक्ट इट टू रीच अराउंड 15% ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years. बिल्कुल नहीं, वो तो खैर मैं फिला की बात करें तो जैसे कि हमने गाइड किया था, फिला के लिए FY24 ये करंट ईयर इज एन ईयर ऑफ क्लीन अप एंड लिक्विडेशन. वी आर ऑन ट्रैक. जो हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री जो हमने इनहेरिट की थी, वी आर ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेटिंग इट. FY25 में हम फिला ब्रांड रिलॉन्च करेंगे. हमारा प्रीडोमिनेंट फोकस रहेगा हमारे जो मेट्रो मोची MBOs का नेटवर्क है, मोर देन 300 to 400 स्टोर्स, वो नेटवर्क को हम लेवरेज करेंगे टू रीसेट फिला इन FY25. And in FY26 we expect that we will start, हम लोग EBO स्टोर खोलना शुरू करेंगे फिला के लिए, and from there the growth journey starts. नहीं, बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा था आपको कि आप डिस्काउंट में बिलीव नहीं करते हैं, वो तो जाके पता चल जाता है. एक आखिरी सवाल है मेरा, आपकी रन रेट रही है करीब करीब 9 महीने में आपने 87 न्यू स्टोर ऐड करे हैं, मतलब करीब करीब 10 स्टोर पर मंथ. क्या ये कंटिन्यू करेगा इसी बेस पर? यस अनुज, जैसे कि हमने गाइड किया था 200 स्टोर्स फॉर 2 financial year, हमने 87 स्टोर्स ऑलरेडी ओपन कर लिए. सो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल दैट वी विल ऑब्वियसली भी ये जो 100 स्टोर का टारगेट है वो हम क्रॉस करेंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 110-120 स्टोर के अराउंड हमारा नंबर होना चाहिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नंबर हम बोल रहे हैं 100 odd स्टोर्स इन 1 financial year, ये फिला के स्टोर इंक्लूड नहीं करता, एंड इट ऑब्वियसली डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू स्टोर जो हम फुट लॉकर के खोलेंगे, जो टाइप हमने ये क्वार्टर में किया था. सो जैसे कि वो स्टोर जब आना शुरू करेंगे तो हमारा ओवरऑल गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा, ये 100 स्टोर जो हमने गाइड किया उनसे. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आपको अगले क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, तो ये बात होगी मेट्रो ब्रांड्स की. अब मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर बात करते हैं. आदित्य बिरला सन लाइफ के CIO महेश पाटिल, जिनके पास इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं. ये पहले पराग पारिक फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल के साथ भी काम कर चुके हैं. महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं. आपसे पहली बार बात हो रही है इस साल, हालांकि अब तो 18 दिन बीत चुके हैं नववर्ष में, लेकिन इतना पैसा आ रहा है रिटेल का, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और इस समय आपका व्यू क्या है? या गुड मॉर्निंग और नव वर्ष की शुभकामनाएं. सो मार्केट में आई मीन डोमेस्टिक फ्लोज जो है राइट, वो लगातार इन्फ्लोज आ रहे हैं SIP के रूट के थ्रू. सो एक अच्छी बात है कि स्टेडी इन्फ्लो, लमसम ऐसा नहीं आ रहा, तो एवरी मंथ और एवरी डे इन्फ्लोज आर कमिंग इन. सो मार्केट में हालांकि लास्ट 2 महीने में देखा तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई है. सो काफ़ी बार कंपनीज़ को प्राइसेस चेस करने पड़ते हैं, बट
आई थिंक एक अच्छी बात है कि मार्केट की ब्रेड्थ ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। हमें बीच में लग रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, हालांकि हमने ज़्यादा कुछ वहाँ पे देखा नहीं है। सो यहाँ से आई मीन हमने देखा है कि लास्ट ईयर जो मार्केट में जो रिटर्न्स आए हैं, राइट, स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी बेहतर रिटर्न आए हैं। सो लास्ट 2 साल का हमने एनालिसिस किया, उसमें जो निफ्टी और लार्ज कैप के रिटर्न्स देखोगे तो काफ़ी हद तक जो लार्ज कैप के रिटर्न्स आए हैं वो अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से आए, उनकी री रेटिंग ज़्यादा हुई नहीं है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर देखते हैं तो 50% जो रिटर्न्स आए हैं वो पी री रेटिंग की वजह से आए। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ा लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे रिस्क रिटर्न जो है काफ़ी बेहतर है। सो वहाँ पे हमारा ज़्यादा रुझाव रहेगा आगे जाते हुए। और मार्केट के ऊपर थोड़ा जो रिसेंट रन अप है इसलिए थोड़े स्लाइटली कॉशियस आई थिंक शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से, बट अगर मीडियम टर्म व्यू लेते हैं मार्केट के ऊपर तो हमें लग रहा है कि मार्केट की जो निफ्टी की जो पी मल्टीपल है जो लगभग लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है, तो यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी कंपनी की, आई थिंक उतने रिटर्न्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। और हमें अभी रिसेंटली हमारा एनुअल आउटलुक भी निकाला था, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट 2-3 साल के लिए निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लगभग 12-13% के आसपास वो रेंज में हो सकती है। हालांकि लास्ट 2-3 साल में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी, ऑलमोस्ट लाइक 18-20% कैगर रही है, बट ये ग्रोथ भी जिस तरह से माहौल है, ग्लोबल आउटलुक जहाँ पे स्लो डाउन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। सो यहाँ से ऐसा कुछ हमें इन्वेस्टर्स को भी हम लोग बोल रहे हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एसआईपी के थ्रू कीजिए। मार्केट में वोलेटिलिटी शायद आ सकती है बिकॉज जो रन अप हुआ है लास्ट 2 महीने के कारण, एंड हमने देखी है लास्ट 1 हफ्ते में मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ रही है। और लास्ट ईयर मार्केट में काफ़ी बड़ी थीम्स चली थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू बैंक्स, ऑटो सेक्टर, और काफ़ी आउटसाइज रिटर्न आपको वहाँ पे मिले थे। आगे जाके हमें नहीं लग रहा है कि ऐसे कुछ बड़े आपको थीम्स प्ले आउट होगी, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी आपका फोकस रहेगा। ओके, 2 चीज़ें हैं सर, एक बार आईटी के अर्निंग्स और एक एचडीएफसी बैंक्स की अर्निंग। क्या एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ने, उनके एनआईएम्स ने, उनके क्रेडिट ग्रोथ ने ये आपको एक सिग्नल दिया है कि ये पूरी बैंकिंग की जो रैली पिछले 6 महीने में 7 महीने में हमने देखी थी वो पंचर कर देगी? ऐसा कुछ है हिंट आपके पास? एक्चुअली फिर नतीजे अगर देखते हैं बैंक्स के, ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि जो डिपॉजिट साइड है, राइट, जो बैंक के डिपॉजिट है वहाँ पे ग्रोथ है वो थोड़ी कम है और तकलीफ थोड़ी हो रही है बैंक्स को डिपॉजिट ग्रोथ करने के लिए। लोन ग्रोथ काफ़ी बेहतर है, तो वहाँ पे कुछ इशू, इसके कारण जो लोन डिपॉजिट रेशो जो है ओके वो काफ़ी बढ़ गया है। तो बैंक्स को अगर ग्रोथ अगर बरकरार रखनी है, राइट, तो उनको डिपॉजिट करें, पर उसके लिए डिपॉजिट रेट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। उसके कारण थोड़ा मार्जिन्स में प्रेशर आ सकते हैं बैंक्स के, और इसी कारण हमने देखा है कि कुछ बैंक्स में थोड़ी सी करेक्शन, बट ओवरऑल हमें नहीं लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है। ये 1-2 क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज हो जाएगा आपके मुताबिक? हाँ, आई थिंक थोड़े लास्ट ईयर निम्स काफ़ी बढ़ गए थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंक से, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स जब भी बड़े थे तो भी कम बैंक्स को बेनिफिट मिला था, बिकॉज एसेट साइड पे ओके रेट्स काफ़ी जल्दी बढ़े थे। डिपॉजिट में ऑलवेज देयर इज लैग रहता है, राइट, वो अब थोड़ा कैचअप करे तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गए इंटरेस्ट मार्जिन्स। बट सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए क्या है कि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ कैसी है सिस्टम की इकोनॉमी, राइट, और क्रेडिट ग्रोथ अभी भी बरकरार है, स्ट्रॉन्ग है। और कॉर्पोरेट सेक्टर जो ग्रोथ है, राइट, वहाँ पे लास्ट कुछ सालों से हमने देखा है कि कुछ फ्लैटिश ग्रोथ है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुए। और जिस तरह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप हो रहा है, हमें देखा है काफ़ी कंपनीज स्पेशली इलेक्शन के बाद हमें लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। सो क्रेडिट ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। एसेट क्वालिटी भी इश्यूज़ कुछ मेजर हमने देखे नहीं है बैंक्स में ये क्वार्टर में, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। सो और सेक्टर की ओवरऑल वैल्यूएशंस भी देखोगे तो वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। सो नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा चिंता की बात है, थोड़ा सा रीसेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का, बट अच्छी बैंक जो है जहाँ पे लायबिलिटी फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्ग है बैंक्स, बिकॉज वो अभी काफ़ी मद्देनजर रखेंगे, जिनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज में वो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे बैंक्स आई थिंक हमारे हिसाब से अच्छे कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल।
आईटी में आपने अब सारे लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देख लिए, सिर्फ टेक महिंद्रा बचा है, यहाँ क्या व्यू बन रहा है? सो आईटी के नंबर्स ये क्वार्टर में ऐसा लग रहा था कि थोड़े से डाउनग्रेड्स हो सकते हैं, बिकॉज अभी डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड्स हैं कंपनीज़ के, वहाँ पे थोड़ी कंसर्न दिख रही थी। बट ये जो नतीजा है वहाँ से लग रहा है कि मोरलेस सेक्टर की जो ग्रोथ है, कंसर्न्स राइट, वो काइंड ऑफ बॉटम आउट हो यहाँ पे। और यूएस मार्केट में भी, इकोनॉमी में भी हमारा व्यू है कि वहाँ पे डीप रिसेशन नहीं होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सो यहाँ से धीरे धीरे आउटलुक आईटी सेक्टर का, स्पेशली सेकंड हाफ में राइट, इम्प्रूव होने की संभावना है। और आईटी सेक्टर में देखा है कि कंपनीज़ ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है मार्जिन्स के ऊपर। सो कंपनीज़ के जो वहाँ पे कुछ लीवर्स है, जैसे कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, वहाँ पे अभी थोड़ी सी जो प्रेशर था वो थोड़ा सॉफ्ट है। तो आईटी कंपनीज़ अपनी मार्जिन्स अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं। और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ग्रोथ लगभग 8-9%, 8-9% के आसपास जो टॉप कंपनीज़ हैं उसके आसपास वापस उभर के आ सकते हैं। ये साल अराउंड 4-5% ग्रोथ है। तो ये सेक्टर में मीडियम टर्म व्यू से देखेंगे तो ओवरऑल जो स्पेंड्स हो रहे हैं कंपनीज़ के डिजिटल की तरफ राइट, और अभी एआई की तरफ भी अभी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो मीडियम लॉन्ग टर्म आउटलुक हमें ठीक लग रहा है। तो ये सेक्टर हालांकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट एक अच्छा सेक्टर रहेगा जहाँ पे हम अगले 3-6 महीने में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक स्पेस जहाँ पे चाहे वो HNIs हो, DIs हो, रिटेल काफ़ी कैपिटलाइज किया होता है, PSU सबने पैसा बनाया यहाँ पर, रेलवे हो, लेकिन एक ऐसा दौर भी देखा हमने। लेट्स टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस स्पेस। यहाँ पे अपस्ट्रीम भी चल रहा है, डाउनस्ट्रीम कंपनियाँ भी चल रही हैं। ONGC को देख लीजिए आप, मल्टी ईयर हाई, HPCL, IOC, BPCL, PSUs पे आपका टेक इस वक्त? सो PSUs आई मीन बिगेस्ट सरप्राइज रहा है राइट, लास्ट एक साल में। सो हमारा PSU फंड है एक, वो टॉप परफॉर्मिंग फंड है राइट, अक्रॉस कैटेगरी में राइट, जिसने आपको भी खुद सरप्राइज किया। या सो हम लोग पॉजिटिव थे PSU बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट था, रीजनेबल गुड बैलेंस शीट्स हैं राइट, रीजनेबल आउटलुक कोर सेक्टर में, जैसे हुआ अपने पावर सेक्टर में हुआ या डिफेंस सेक्टर में है, काफ़ी सेक्टर में आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है। और हमने देखिए कि ये कंपनीज़ में काफ़ी री रेटिंग भी हुई है राइट, PE मल्टीपल्स जो पहले थे, हालांकि अभी भी काफ़ी PSUs रीजनेबल, अगर वैल्यूएशन मार्केट के हिसाब से देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन है वहाँ पे। आगे जाके आई थिंक PSU सेक्टर में एक अच्छी बात हुई है कि काफ़ी PSUs ओके, जहाँ पे अभी एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फोकस है, बट मैनेजमेंट्स भी काफ़ी अभी दे हैव try to increase try to improve their whole efficiency right, और फोकस है कि कैसे ग्रो करें। सो काफ़ी सेक्टर में, जैसे पावर सेक्टर में ग्रोथ आउटलुक वीक था, और बाकी सेक्टर्स में भी जैसे कोल वगैरह सेक्टर में काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि कैसे हम लोग एग्जीक्यूशन इम्प्रूव करें बिकॉज एंड ग्रोथ लेके आए। सो लग रहा है कि हमें यहाँ से भी ओवरऑल सेक्टर में, जैसे पावर सेक्टर हुआ, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंपनीज कैपेक्स कर रही है अभी राइट, सो वहाँ से भी आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिल सकती है। तो यहाँ से अभी भी ठीक ही लग रहा है राइट, हालांकि जो रीरेटिंग पोटेंशियल था वो काफ़ी हद तक आई थिंक PSUs में प्ले आउट हुआ। अभी यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगी कंपनीज़ की राइट, उसके आसपास आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। और काफ़ी कंपनीज़ में अभी भी डिविडेंड यील्ड जो है, पे आउट रेशियो, सो एक अच्छी बात हुई PSUs में कि पे आउट जो रेशियो है मिनिमम 30% अभी गवर्नमेंट रखा है, कुछ कंपनीज ज़्यादा भी दे रही है, तो इसके कारण आपको एक डिविडेंड स्ट्रीम भी आ रहा है। सो कैपिटल एलोकेशन जो कभी पहले थोड़ा सा PSUs में प्रॉब्लम था राइट, सो कैपिटल एलोकेशन अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। सो देयर इज पे आउट भी आ रहा है, और जिस तरह से कंपनीज के कैपेक्स प्लान है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। सो यहाँ से अभी भी ठीक लग रहा है सेक्टर, बट इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि अभी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स जो आपको लास्ट ईयर मिले थे, आपकी थोड़े मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, और आपको ऑल द बेस्ट पूरे साल के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, FNO गुरुकुल की सफलता के बाद FNO गुरुकुल सीज़न 2 आ रहा है 10 से 11 फरवरी के बीच में। तो वीरू, जरा इसके बारे में बात करते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं आया तो इसी की तैयारी के लिए हूँ, और फाइनल स्वरूप देना था हमें सेशन 4 को। अमित गुप्ता जी के साथ हमारा सेशन 4 है इस बार। हम अक्सर बातें तो यूं ही कह के निकल जाते हैं कि इस बार ये होगा वो होगा, लेकिन सही मायने में अनुज 4 में थोड़ा सा हमने डिटेल्स और डाली है,
ठीक है, सेशन 1 में हम आशीष चतुर मोता जी के साथ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि स्टॉक पिकिंग कैसे करें, है ना। जो हमारा पहला सेशन था कि स्टॉक पिकिंग कैसे करें, कूड़ा कबाड़ नहीं खरीदना है, अच्छी कंपनी जो क्रीमी लेयर है उस पर एम्फेसाइज करेंगे। सेशन 1 में थोड़ा सा उस पर फोकस किया है। सेकंड सेशन मैंने रखा है इस बार टेक्निकल्स पे, पूरा का पूरा टेक्निकल्स पे। थर्ड है इंडेक्स ट्रेडिंग, और चौथा अनुज, आप भी रोज बरोज स्टॉक स्पॉटिंग करते हैं, स्टॉक निकालते हैं, मैं भी निकालता हूँ, चीज़ अच्छी खरीदें वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेमिनार का सार यही है। बिल्कुल। चलिए तो जुड़िएगा हमारे साथ एफएनओ गुरुकुल में, और अभी के लिए इस शो को यहीं विराम देते हैं और सुमित के पास चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज करीब करीब 200 अंकों की बढ़त निफ्टी में सो फार बनी हुई है। सेंसेक्स भी करीब करीब 600 अंकों पर है। निफ्टी बैंक आज वापस इन लाइमलाइट है, 480 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड आईटी अगेन आज ड्राइविंग सीट पर आगे, एक अच्छे अपमूव वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे हम बातचीत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी, कुछ मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस।